वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम डिजिटल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई है, बोला गया बिना दूरी तय किए कहीं दूर आप लोग नहीं पहुंच सकते। अगर आप लोगों को रियलिटी में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो दूरी तो यार तय करनी पड़ेगी, ये तो मानने वाली बात है, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि क्या आप लोग उस रास्ते को एंजॉय कर रहे हो। तो अगर आप लोग उस रास्ते को एंजॉय कर रहे हो तो आप लोगों का जो सफर है वो भी सुहाना हो जाएगा, यानी कि मंजिल तो शानदार होगी होगी, सफर भी सुहाना होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी में अगर आप लोग चीजों में आगे बढ़ते चल रहे हैं तो उसको एंजॉय करते हुए चलिए, फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना मजा आता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन हुआ यहाँ पर, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर क्वेश्चन भी डेली एक दो कवर कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो मैंने ये सोचा है कि क्वेश्चन तो रहेगा आप लोगों का, पर लेकिन क्वेश्चन के साथ में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही रहेगा, इसके पीछे मैं पूरा एक टॉपिक कवर कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन रहा करेगा, और क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया रहेगा, या तो यूपीएससी में पूछा गया होगा या किसी स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा गया होगा। हमेशा वो क्वेश्चन में उठाने वाला हूं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो पूरा एक टॉपिक कवर कर दूंगा, यानी कि क्वेश्चन भी एक टॉपिक की तरीके से आप लोगों को हो जाएगा। जब वीडियो के एंड में इसका आंसर दिया करूंगा तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा, ताकि उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप लोगों का नया बचे, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक कवर हो जाया करेगा एक क्वेश्चन की फॉर्म में। तो एक तो ये काफी अच्छा सजेशन लगा मुझे, और भी कई सारे प्यारे प्यारे सजेशन आप लोगों के द्वारा दिए गए। एक वॉइस को लेकर जो बातें चल रही थी, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को सही लग रही होगी वॉइस, ठीक है यार, वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वैसे ही हो गया था, ठीक है। पर लेकिन आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिएगा। अब यहां पर बात करें तो इसका ऑप्शन बताइए क्या है कि E100 ये पायलट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। बोला गया इलेक्ट्रिक व्हीकल से, दूसरा बोला गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से, तीसरा बोला गया ई वेस्ट मैनेजमेंट से, और चौथा बोला गया इथेनॉल प्रोडक्शन से। तो ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंफ्यूजन में डालने के लिए सारी चीजें इस तरीके से सेट की गई हैं, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सही आंसर बताइए वीडियो के एंड में, फिर आप लोगों को इसका सही आंसर मिलेगा, पूरा टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। तो इसलिए एंड तक बने रहना। तो अब आप लोगों को डेली जितना भी होगा मेरे से देखिए अपग्रेड कर पाऊंगा मैं, जितना भी मेरे से हो पाएगा, ठीक है। हालांकि ये मतलब ये तो नहीं कह सकता कि बहुत कुछ है, पर हाँ जितना भी मैं कर रहा हूं अपनी एंड से कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कि आप लोगों तक चीजें पहुंचाई जाए, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों को लगे कि यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए पूरी इसकी, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाना, क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर, और पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी चीजें दो ही टेलीग्राम है यहाँ पर, ये एक तो है स्टडी लवर वीर के नाम से, और दूसरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली जिसमें आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पर ये वीर तालियन के नाम से। तो लगभग 62,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। आंसर राइटिंग करिए, एक दूसरे का आंसर भी एनालाइज कीजिए, और पीडीएफ वगैरह और यहाँ पर जो कुछ भी चीजें रहेंगी बाकी मैं यहाँ पर पोस्ट कर दिया करूंगा। एक बच्चे के द्वारा ये भी सजेशन दिया गया कि सर टेलीग्राम पर भी कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करो। हाँ यार थोड़ा सा टाइम दो, जल्दी ही आप लोगों को टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट कर लिया करना आप लोग, जैसे अटेम्प्ट करोगे आंसर मिल जाया करेगा, ठीक है। तो कुछ चीजें बहुत सारी यहाँ पर मिलती रहेंगी आप लोगों को, और वीडियो की अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से एंजॉय कीजिए, ओके। और अपना सेहत का ध्यान रखिए, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ यहाँ पर जानने को मिलने वाला है, काफी डिटेल में समझेंगे। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक ओवरव्यू दूंगा मैं लेक्चर का कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर को देखना है कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में तो एक तो इंपॉर्टेंट डे देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन का, तो इसकी थीम भी आप लोगों को जानने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ बातें करूंगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी यहाँ पर, हालांकि ये मेन न्यूज नहीं है, मेन न्यूज कुछ और है, उसके अंदर ये मेंशन किया था। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो अभी रिसेंटली डिसकंटिन्यू की गई, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली ये बोला गया है कि आने वाले 5 साल में जो गरीबी है ना उसको हम लोग मिटा देंगे, यानी कि पोवर्टी को मिटा देंगे। तो पोवर्टी को जैसे ही मिटाएंगे आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि किसको, ये बेसिकली किसके द्वारा पूछा गया है कि पोवर्टी को मिटाना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है कि यहां पर इसने बोला है कि हाँ इसको मिटाएंगे आने वाले 5 साल में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग को बताना है, ओके। आगे बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप लोग को बताना है, जिसके द्वारा भी ये बोला गया है कि आने वाले टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो स्लम होती है, स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, तो उनको बेसिकली खत्म किया जाएगा। तो ये इनका बेसिक पर्पज है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में फैमिली डेटाबेस डिजाइनिंग के बारे में बात की जा रही है। तो फैमिली डेटाबेस डिजाइन किसके द्वारा किया जाता है, अगर आप लोगों से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अभी E100 का पूछ लिया, ठीक है, कोई आप लोगों से पूछेगी फैमिली डेटाबेस किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए तो कौन सी मिनिस्ट्री है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। और कई बार तो स्टेटमेंट बन जाती है ना एग्जाम में, तो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट बात की जा रही है एक तरीके से डिजिटाइजेशन के बारे में, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड, यानी कि जो जमीन है ना हमारी, आप लोगों ने देखा होगा कि जमीन अलग अलग राज्य में बेसिकली लैंड जो होती है, जो एग्रीकल्चर होती है, वो बेसिकली जब आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में, तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये है
अगर इसके बारे में बात करूं तो बेसिकली जो यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर लैंड का सब्जेक्ट मेंशन है, पर लेकिन फिर भी यहां पर जो सेंटर डेटाबेस बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई किसानों के लिए कोई बेसिकली स्कीम चलानी तो सब जगह ढंग से इंप्लीमेंट की जा सके। तो आप लोगों को ये बताना है कब तक बोला गया इनके द्वारा कि सारे जो जमीन जो लैंड है उसके रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएंगे। इससे क्या रहेगा, कल को कोई जमीन खरीदता है बेचता है उसमें भी आसानी रहेगी। तो कब तक का टारगेट है, उसको एक टर्म दी गई है जो टर्म मुझे बड़ी प्यारी लगी। ठीक है, ढूंढ ढूंढ कर लाती है गवर्नमेंट ना, जब किसी को नाम देती है तो बड़ा प्यारा लगा मुझे, इसके बारे में देखेंगे। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं एग्जाम में, बोलेंगे आप लोगों से बताइए कि यहां पर ये एवर ग्रेनेड ये बेसिकली लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या है यहां पर, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी क्राइसिस देखने को मिला एक कंट्री में, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है, एक आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कंपनी है जो कि एक तरीके से कुछ बनाने का काम करती है, उसके बारे में समझेंगे क्या क्या पूरी न्यूज है। एक मतलब हमारे लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जब आप लोग जाएंगे, मैप में पूरा दिखाऊंगा, ग्लेशियर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बोला जा रहा है वो खत्म हो रहे हैं वहां पर। तो ग्लेशियर क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे और क्या क्या चीजें हो रही है। तो बोला जा रहा है आने वाले टाइम में लगभग 2 डिकेड में, तो यहां पर बोला जा रहा है कि डी ग्लेशिएशन यानी कि एक तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो कब तक का खत्म हो जाएंगे यहां पर ये। तो ये एक इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी कुछ लिखने के लिए आता है, तो वहां पर भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में आप लोगों को एक स्कीम भी देखने को मिलेगी अब, ठीक है ना, जो स्कीम भी मैंने ऐड की है, कोशिश करूंगा डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पे एक एक स्कीम भी आप लोगों की कवर कराता रहूं, जिससे आप लोग उसको एंजॉय कर सको। ठीक है, आई होप कि कई सारे जो सजेशन आप लोगों ने दिए हैं उनमें आप लोगों को प्रोडक्टिविटी दिख रही होगी। ठीक है, तो उनको आराम आराम से इंप्लीमेंट करते रहेंगे, पर आप लोग वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और वीडियो को यार अगर आप लोगों को लगता है ना अच्छी लग रही है तो आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग उसको लाइक कर। ठीक है, अगर नहीं लग रहा है, अच्छी नहीं लग रही है, तो आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं उसको डिसलाइक कर। तो ये काम आप लोग जरूर किया कीजिए। इससे क्या होगा, इससे और ज्यादा जो है बेसिकली एक तरीके से मुझे पता चलता रहेगा कि वीडियो किस तरीके की आप लोगों को लग रही है। या तो कमेंट में बताते हैं आप लोग, या फिर लाइक डिसलाइक करके बताते हैं। और सारे बच्चे जो है देखिए, मानिए कोई 20,000 के करीब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ओनली जो है उसमें लगभग 3,000 के करीब या फिर 2,500 के करीब आप लोगों को लाइक देखने को मिलते हैं, और डिसलाइक ऐसे रहते हैं 20-25 के करीब डिसलाइक देखने को मिलते हैं। तो मतलब कि है कि 20,000 में से ओनली आप लोग देखिए तो सही 1/4 से भी कम जो है लोग जो है 1/5 से भी कम बोलूं इवन में, और भी ज्यादा कम, ओनली इतने फीडबैक आप लोग देते हैं। जबकि 1 सेकंड नहीं लगता इसमें, लाइक डिसलाइक में तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है ना, उसमें भी आप लोग फीडबैक देते हुए वो करते हो, जबकि टाइम इसमें इतना लग जाता है बनाने में, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मतलब जो मेहनत रहती है उसका थोड़ा सा फीडबैक भी मिलना चाहिए, कैसी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो ये तो आप लोग कम से कम कर सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा, ये एक तरीके से आप लोग रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इससे मतलब मुझे पता चलता रहना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो समझेंगे। और लास्ट डे का रिवीजन भी होगा एंड में। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए जो छोड़ के भाग जाते थे ना एंड वाला सेक्शन, अब वो नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, तो अच्छे से इसको एंजॉय करना है। आइए अब बातें करते हैं एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर यूएन डे के बारे में। यूएन जिसको आप लोग नॉर्मली यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, तो यूनाइटेड नेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और रिसेंटली कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये न्यूज में भी रहती है। तो न्यूज में रहती है तो इसकी वजह से क्या रहता है कि यहाँ पर इसके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से वैसे ही बन सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज में रहती है, बार बार इसमें रिफॉर्म के बारे में बात करती है। इवन इंडिया भी इसके बारे में रिफॉर्म के बारे में कई बार बातें कर चुके हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में रहती है। तो 24 जो अक्टूबर है यहाँ पर 2021, ये यहाँ पर अभी आप लोग को देखने को मिलेगा यूएन डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनिवर्सरी यहाँ पर जो मार्क की जाती है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं तो यहाँ पर याद रखिएगा 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945 में, ये याद रखना 1945 24 अक्टूबर को यहां पर बेसिकली इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। ठीक है, तो यूएन का, ठीक है, तो इसके चलते यहां पर इसकी एनिवर्सरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये यहां पर सेलिब्रेट की जाती है। इसी के चलते यहां पर, क्योंकि जिस दिन मनाए जाते हैं आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी तरीके से आप लोग ये इसका बर्थडे आप लोग इसको बोल सकते हैं। टोटल मिलाकर इसके अंदर आज की डेट में अगर मैं बात करूं 193 मेंबर हैं इसके अंदर में, और 2 ऑब्जर्वर हैं। अब वो ऑब्जर्वर कौन है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, 193 मेंबर है और 2 ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर क्या होते हैं, बेसिकली उनको ना वोटिंग डालने का हक नहीं होता है, पर हाँ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है फिलहाल वो है एंटिनस गुटेरेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये बेसिक चीजें होगी आप लोगों के सामने। अब बात की जा रही है थीम के बारे में, तो बिल्डिंग बैक एक तरीके से टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि एक तरीके से शांति भी रखनी है और लोगों का एक तरीके से भला भी होना चाहिए, प्रोस्पर लोग होने चाहिए, उनकी जिंदगी अच्छी चलती रहनी चाहिए। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पर आप लोगों को हेल्थ मिल जाए, ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को चलकर एक जॉब मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट हो जाए, ठीक है, तो घर की चीजें जो है वो अच्छे लेवल पर चलती रहेंगी। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी में जो लोगों की इच्छाएं कम से कम वो पूरी हो और बेरोजगार न रहे, कम से कम लोग बेरोजगार रहे। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत दिक्कतें होगी, तो उसको अभी अपग्रेड करने की भी कोशिश यहां से की जा रही है।
अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये तो नहीं आ रहा है कि सर आज क्यों डिस्कस कर रहे हो डे, क्योंकि आज तो बेसिकली हम लोग ये 23 का लेक्चर ले रहे हैं, 23 अक्टूबर का। बेसिकली आप लोगों को पता है 24 का जो लेक्चर आने वाला है वो आप लोगों का संडे का लेक्चर होगा, ठीक है। और संडे का हमारा आता है संडे स्पेशल, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम हम लोग रिविजन करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो डे है आप लोग यहीं पर ही कवर कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये है बेसिक पर्पज। कभी आप लोग ये सोचो कि डे आज क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बात की जा रही है 24 अक्टूबर को यहाँ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे यानी कि डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। जैसे मान लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर गरीबी के केस बढ़ रहे हैं तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी, तभी तो हम लोग इनको कम करेंगे, ठीक है। भुखमरी के केस बढ़ रहे हैं तो पता चलेगा इतने लोग भूखे की वजह से मर गए, तो उसको कम करने की बात यहाँ पर की जाएगी। तो ये बेसिक पर्पज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कहां कहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और उसी में इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन होगा उनको सोल्व करने के लिए। जैसे बोला ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल 17 गोल है, तो 17 गोल को ऐसा कि एक ही देश मिलकर सारे गोल जो है वो अचीव कर लेगा। सारे देश जो है वो मिलकर काम करेंगे तभी पूरी दुनिया में से भुखमरी मिटेगी। आप लोग सोच के देखिए, मैं बोलूं कि हमारे देश में से भुखमरी मिट गई है, ठीक है, गरीबी मिट गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पाकिस्तान में से गरीबी मिट गई है, या फिर इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से नेपाल से गरीबी मिट गई है या भूटान से गरीबी मिट गई है। वहां पर तो ऑलरेडी है ना, तो पूरी दुनिया में से अगर मिटानी है तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाला फंडा है बेसिकली। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। जैसे आप लोग एग्जाम वगैरह देते हैं ना, एग्जाम देते हैं तो आप लोग को पता रहता है यार ये वाला पेपर का अच्छा हो गया, ये वाला पेपर बुरा हो गया, तो ये एग्जाम देने के बाद में इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, तो उस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और रिकमेंडेशन यहाँ पर कई सारे बच्चों के द्वारा दी गई थी कि सर यहाँ पर ये भी लिख देना कि किस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड है, तो थोड़ा जो सिलेबस का पार्ट भी मेंशन कर देना। तो ये भी एक इंक्लूड अभी मैंने किया है, ठीक है। तो आई होप कि इसमें भी आप लोगों को फायदा होगा। और दूसरा यहाँ पर ये हिंदी वाला पोर्शन आप लोगों का रहेगा, जिससे कि खासकर जो हिंदी के बच्चे हैं उनको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत ना हो टॉपिक किसके बारे में, ठीक है। इसी के साथ में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदी में ही है, इंग्लिश वाले बोले सर हिंदी में मत डालो, इंग्लिश में डाल दो। अरे इंग्लिश में तो ऑलरेडी है ना, तो इंग्लिश में भी डाला हुआ है, बस हिंदी में इसलिए क्योंकि बेसिक कम से कम टॉपिक तो समझ में आए इंसान को कि टॉपिक हिंदी में लिखा हुआ है, फिर बाकी तो मैं सारा हिंदी में पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो बाइलिंगुअल होता है लेक्चर, तो दिक्कत तो कुछ ही नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें सारी कवर करूंगा, टेंशन मत लो, बस एंजॉय करो लेक्चर को। अभी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं। चारों डायमेंशन से आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टैटिक भी आप लोग कवर हो जाएगा, करंट में क्या न्यूज है वो भी कवर हो जाएगा। बात क्या की जा रही है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात की जा रही है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात की जा रही है। अब बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि देखो यार, एक टाइम ऐसा था जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई उस टाइम पर जो दुनिया थी वो अलग तरीके की थी। आज की डेट में दुनिया जो है वो अलग तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करने की बात की जा रही है। फॉर्मेशन जो किया गया था काफी टाइम हो गया, लगभग 1944 में यहां पर इनका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पर लगा था कि हाँ ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना, अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोगों से बात करूं तो टोटल मिलाकर इसके अंदर 189 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज की डेट में। तो बोला यह जा रहा है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है और जो बेसिकली यहाँ पर इसका ग्रुप है, अगर बात करें इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन है कि इनके अंदर की रोल क्या है IMF का। IMF क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि यार ये वर्ल्ड बैंक में और IMF में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दूं, यानी बेसिक चीज अगर होती है तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं इसके बारे में। बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज को, जो पोवर्टी हो गई, भुखमरी हो गई, ठीक है, वो सारी चीजों को रिड्यूस करने में काम करता है और कैसे कंट्री को प्रोस्पेरस बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि वर्ल्ड बैंक जो होता है वो बेसिकली कंट्री को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलने की कोशिश करता है। फिर बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उनको उनके ऊपर काम करने की कोशिश करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। पर लेकिन IMF क्या है, इसका नाम ही आप लोग देखिए क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यानी कि मॉनेटरी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस देता है। तो इंटरनेशनल जो यहां पर मॉनेटरी फंड है वो सर्व करता है कि कंट्री की स्टेबलाइज करनी है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी मतलब उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो करेंसी है वो स्टेबल होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी को अच्छा कैसे रखना है वो काम करता है यहां पर IMF, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो अभी IMF के रोल को ये बोला जा रहा है कि जब ये ऑलरेडी वर्ल्ड की इकोनॉमी को अच्छा करने का काम करता है यार, तो खासकर इसके अंदर आप लोगों को चेंज लाना चाहिए। आज की डेट में इसके अंदर जो कोटे के बारे में बात करूं, आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं
कौन सी कंट्री कितना कितना कोटा है। अगर स्टार्टिंग की कुछ कंट्री के नाम याद रखिए और कम से कम अपनी कंट्री के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो जो मैं बातें बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। यहां पर जो इसके अंदर कोटा होता है उसके हिसाब से यहां पर वोटिंग मिलती है, यानी कि जिसके पास में वोटिंग पावर ज्यादा होती है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग पावर है वो है बेसिकली आज की डेट में यूएसए के हाथ में। तो यूएसए के हाथ में लगभग 15.85 यानी कि 15.85 के करीब जो यूएसए के पास में वोटिंग पावर है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान। जापान में इसकी आधी से भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगा 6.84। ठीक है, तीसरे नंबर पर है यहां पर चाइना आ गया। फिलहाल अभी इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, तो चाइना के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा 4.42 के करीब। ठीक है, फिर जर्मनी आ जाएगा यहां पर। जर्मनी का आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 4। फिर आ जाएगा यूके। ठीक है, यूके का लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर 3.75। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रांस। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। फ्रांस है यहां पर 3.75 और फिर अपनी प्यारी कंट्री इंडिया। ठीक है, तो हमारा है यहां पर 2.77। ठीक है, तो 2.77 हमारा आईएमएफ के अंदर आप लोगों को बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंदर आप लोगों को कोटा देखने को मिलेगा, जिसके बेस पर यहां पर वोटिंग राइट यानी कि वोट का हक मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो अभी ये बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा पावर यूएसए को दे रखी है, जापान को दे रखी है, इन कंट्रीज को दे रखी है। आप लोग पावर को थोड़ा डिवेल्युएट कीजिए ना, तो उसके चलते आप लोग को देखना चाहिए कि कौन सी कंट्री की जीडीपी कैसी है। ठीक है, उस कंट्री की जो है आप लोग को देखना चाहिए कि एक तरीके से कि परचेजिंग पावर प्रायोरिटी कैसी है, ये भी बताऊंगा परचेजिंग पावर प्रायोरिटी क्या होती है। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि कोटे के अंदर चेंज करना चाहिए, खासकर जो लो इनकम की कंट्री है यानी कि जो गरीब कंट्री है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को हेल्प देनी चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए और मैनेजमेंट के अंदर रिफॉर्म लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर बोला गया है। तो इसी के चलते अभी आप लोगों को पता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग थी वो यहां पर बंद कर दी है। पहले इसको प्रस्तुत करता था पर लेकिन अब की बार प्रस्तुत नहीं की, तो लास्ट वाली हमारे सामने थी, तो इसको बंद कर दिया गया। इसको ये लगा कि यार ये जो डेटा प्रस्तुत कर रहा है ना यहाँ पे वो डेटा काम नहीं आ रहा है। ठीक है, पता चला कंट्री की रैंकिंग तो बड़ी बेकार है, पर कंट्री का एक तरीके से वैसे कंट्री अच्छी काम कर रही है। पता चला कंट्री की रैंक तो बड़ी अच्छी है पर लेकिन कंट्री वैसे बेकार काम कर रही है। तो ये इस तरीके कई सारी दिक्कतें देखने को मिली, तो इनके द्वारा इसमें चेंज किया गया, इसको बेसिकली बंद कर देगा और बोला गया इंप्रूव करके आगे लेकर आएंगे। तो देखते हैं लाते हैं या नहीं लाते हैं, वो अलग बात है। आईएमएफ जो है वो यहाँ पर बेसिकली आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसलिए बनाए गए क्योंकि जो गरीब कंट्री है, देखिए जहां पर गरीब है भुखमरी है, वहां पर एक तरीके से लोगों के अंदर दुखी भी होगी, लोग रोष भी होगा, वहां पर क्राइम एक्टिविटी भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये किया गया कि अगर थोड़ा सा हम लोग काम कर लेना इसके ऊपर तो ये होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रोष नहीं होगा और एकदम फटेगा नहीं वो बम्बार्ड। ठीक है, तो इसके तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने जिस कंट्री की अर्थव्यवस्था अगर डूबने वाली हो, तो ब्रेटन वुड बोलते हैं बेसिकली। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई यूएसए के अंदर में, इसीलिए इसको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। तो अगर आप लोगों से पूछ ले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड ट्विंस कौन है, तो ये दोनों ही ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी अभी रिफॉर्म के बारे में क्या क्या बात की जा रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले तो कोटा में रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है, मैंने कोटा बताया ना भी आप लोगों को सम का, तो ये कोटा जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अपनी कंट्री का जो कोटा है वो तो कम से कम आप लोगों को याद रखना है। 7वें नंबर पर हम लोग आते हैं। ठीक है, और 7वें नंबर पर आता है 2.77 है। ठीक है, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हल्का सा अगर कहीं मेंशन भी कर देंगे ना तो लगेगा सामने वाले को कि हाँ पता है इंसान को। ठीक है, तो इसके बारे में इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, अगर अभी बात करूं मैं आप लोगों से प्रोस्पेरिटी यहाँ पर रिफॉर्म के बारे में, तो क्या क्या पर्पज रिफॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये बोला गया ब्रिक कंट्री को लेकर आओ। ब्रिक मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 कंट्री है यहां पर इनका जो कोटा है उसका थोड़ा बढ़ाओ। रीजन क्या है यहां पर बेसिकली, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी चाइना के पास में, इंडिया के पास में, साउथ अफ्रीका के पास में, ठीक है, ब्राजील के पास में। तो ये वो कंट्री है जहां पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इनका कोटा होना चाहिए ज्यादा है। और जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने बतेरा मजा ले लिया, उन्होंने बहुत मजा ले लिया इन्होंने, अब इनका कोटा थोड़ा कम कर दो ना। ठीक है, तो इनका कोटा कम कर दो, पावर इनके हाथ में दो थोड़ी सी। तो ये बेसिकली बात बोली गई है। दूसरा बोला गया परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आप लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब आप लोग समझिए इसको बेसिकली कैसे आप लोग देखते हैं। मान लीजिए एक कंट्री ए है और एक कंट्री आप लोग को बी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंट्री ए है, उनका जो खाना पीना है, जैसे कि जो खाते हैं क्या, सोया मिल्क खाते हैं, ऑलिव ऑयल खाते हैं, फिश खाते हैं, राइस खाते हैं। ठीक है, तो ये कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी, तो इनका खर्चा कुछ और है खाने के ऊपर। ठीक है, और दूसरी बी कंट्री में जाओ, मान लीजिए आप लोगों ने वो चना खा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है, उनको पास से प्रोटीन का भी सोर्स नहीं है, आलू वगैरह खा रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन भी नहीं मिल रहा उनको। मान लीजिए बी कंट्री है, इसी के साथ में ए कंट्री क्या करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार यूज करिए। ठीक है, इसी के साथ में गैसोलाइन वगैरह हैवी जो एक तरीके से टैक्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। यहां पर क्या है, प्राइस ट्रांसपोर्ट में पुअर है काफी एक तरीके से, तो यहां पर इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, इनके पास में हेल्थ सिस्टम काफी शानदार तरीका देखने को मिलेगा, इनके पास में हेल्थ सिस्टम भी ज्यादा अच्छा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम मान लीजिए बहुत अच्छा है, यहां पर एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है। तो यहां पर सिस्टम जो है लोगों की जो परचेजिंग पावर
पावर है वो ज्यादा है, यहाँ पर लोग जो है वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। शॉपिंग हैबिट दोनों की आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी डिफिकल्ट हो जाता है कई बार परचेजिंग पावर को काउंट करने में, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो चेंज होती रहती है। तो यहां पर इसके बेस पर बोलते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो पॉपुलर मैट्रिक्स है, हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि कंपेयर करता है डिफरेंट कंट्री की बास्केट मतलब क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या खा पी रहे हैं, वो वाली बात है। तो जिसकी बास्केट में प्रोटीन बढ़ गया तो इसका मतलब ये कि उसके पैसे बढ़ गए, इसलिए वो प्रोटीन खा पा रहा है। जो इंसान जो है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो कि आज के डेट में धरती पर सो रहा है, एक इंसान है जो कि डबल बेड पर सो रहा है, ठीक है, एक इंसान है वो चाह रहा है कि स्पेस में जाकर सोऊं मैं। तो समझ सकते हैं ना आप लोग कि कितनी ज्यादा डिफरेंस इनकी सैलरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो परचेजिंग पावर अलाउ करती है इकोनॉमी को कि कंपेयर कर सको कि प्रोडक्टिविटी कितनी है और स्टैंडर्ड क्या है लोगों के रहने का, तो उससे पता चलता है उस पर्टिकुलर कंट्री की। तो ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है जिसको जीडीपी बोलते हैं, वो भी कई बार यहां पर पीपीपी के बेस पर यहां पर काउंट कर ली जाती है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री मतलब अपनी कंट्री का जब आप लोग मैप देखोगे तो अपनी कंट्री के मैप के अंदर अगर आप लोग बात करें फिजिकल बाउंड्री के अंदर एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है वो उस कंट्री की जीडीपी होती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी किन की ज्यादा है, जहां पर पॉपुलेशन है वहां पर अच्छी खासी चीजें लोग खरीद रहे हैं। मान लीजिए जिसके घर में ऑलरेडी एसी है, फ्रिज है, गाड़ी है, सारे जो ऐश्वर्य आराम के सामान है वो छक चुका है यार, बेसिकली उसने सब कुछ एंजॉय कर लिया। अब एक इंसान ऐसा है जिसके घर में अब तक पंखा था, कूलर भी नहीं था, हालांकि बीज ना था उन्हें हाथ से घुमाने वाला, अब वो तो खरीदेगा ना, आगे चलकर कमाएगा तो पहले वो बेचारा कूलर लेकर आएगा, फिर एसी भी लेकर आएगा, फिर आगे गाड़ी भी लेकर आएगा, कमाएगा तो वहां पर उनकी खरीदने की पावर ज्यादा है। तो उसके बेस पर बोला गया थोड़ा सा इसको डिसाइड करो आप, ठीक है। एक तो ये इंपोर्टेंट रिफॉर्म की बात की जा रही है, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोग यहां से, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दूसरा बोला गया हेल्प करने के लिए लोअर इनकम कंट्रीज, जैसे कि यहां पर बोला जा रहा है कि इसका जो रिपोर्ट होती है जो प्रस्तुत की जाती है, तो इसका आर्टिकल जो 4 है यहां पर, उसमें बोला जा रहा है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जैसे मूडीज हो गया, ठीक है, ये सारी जो रेटिंग एजेंसी होती है तो ये बताती है कैसी रेटिंग है, तो उसके बेस पर कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है। और फॉरेक्स रिजर्व आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, वो भी काफी बड़ी चीजें यहां पर डिसाइड करता है। जैसे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो चलिए फॉरेक्स रिजर्व का टॉपिक भी हो जाएगा, देखिए एक ही टॉपिक में कई सारे टॉपिक हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो फॉरेक्स रिजर्व क्या है पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो सुन लीजिए आप लोग। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक जो होता है किसी कंट्री का, जैसे यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या है, यहां पर इसको फेड रिजर्व बोल देते हैं। एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या है, इसको फेड रिजर्व बोल देते हैं, और इंडिया का क्या है हम लोग आरबीआई बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी पर्टिकुलर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास में जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है नॉर्मली उसको फॉरेक्स यहां पर बोल देते हैं एक नॉर्मल भाषा में, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा दीज रिजर्व आर यूज्ड टू बैक लायबिलिटीज, यानी मान लीजिए हम लोग खुद को कोई खरीदकर कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्रूड ऑयल खरीदकर लेकर आ रहे हैं, कच्चा तेल, तो कच्चा तेल पेमेंट करने के लिए जो पैसा देंगे वो यहां से निकल कर आएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी कंट्री में जो एक तरीके से नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए कल को चलकर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो वो भी इसकी वजह से ऊपर नीचे होती है रिजर्व बैंक की, जो बेसिकली जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। तो हमारी कंट्री का अगर पूछ ले कोई फॉरेक्स रिजर्व कितना है, तो फिलहाल जो है हमारी कंट्री में सबसे हाईएस्ट लेवल पर फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो यहां पर 638 बिलियन डॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को अगर रुपी से मल्टीप्लाई करना है, रुपी चाहिए आप लोगों को, तो 70 के लगभग से मल्टीप्लाई कर लेना, उतना रुपी हो जाएगा यहां पर ये, और बिलियन है ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यानी ये काफी ह्यूज मनी है अगर आज की डेट में बात करें। एक टाइम पर इतना कम हो गया था कि हमारे पास में पैसा नहीं था कि हम लोग अपना क्रूड ऑयल भी खरीद सकें, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बेस पर बेसिकली बात की जा रही है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में यहाँ पर बात की गई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्राइसिस के टाइम पर बहुत काम आता है, क्योंकि यहीं से आप लोग चीजें खरीद कर लेकर आएंगे, उनको तो बेसिकली डॉलर चाहिएगा, एक तरीके से हार्ड करेंसी चाहिए, ठीक है। अब बात करें मैनेजमेंट में रिफॉर्म के, ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है यहां पर। अगर कल को कोई भी इंसान जो है जो यहां पर मैनेजमेंट की इसकी पोस्ट पर जाता है, वो आईएमएफ के अंदर अगर बात करें तो यूरोपियन होना चाहिए, ठीक है। यहां आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर अगर बात करें तो यहां पर ये बहुत ही गंदी चीज है, यहां पर हेड जो होना चाहिए आईएमएफ का वो यूरोपियन होना चाहिए, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का जो होना चाहिए वो अमेरिकन होना चाहिए। यानी कि बस तुम ही रखोगे यार, हमारे पास में कुछ आने वाला नहीं है। तो ये तो इतना गंदा है कि बोलते तो ये वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन है, पर आदमी आएंगे यहाँ पर कहां से, वो यूरोपियन यूनियन से आएंगे और ओनली अमेरिका से आएंगे, तो कोई मतलब रह गया इसका, ये वर्ल्ड का इंस्टीट्यूशन बन गया, तो ये बिल्कुल भी वर्ल्ड का इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में बात की जाती है। अब एक प्यारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पर मैंने आईएमएफ के बारे में बात की आप लोगों से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की, इन्हीं सारी हरकतों को देखते हुए जो यूएसए की हरकतें चल रही थी, यहां पर चाइना के द्वारा जब बात की गई, यहां पर आगे चलकर जब ब्रिक बनाया तो ब्रिक के अंदर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट लेकर आए। तो अगर आप लोगों से बात करें कि आज के दिन में वर्ल्ड बैंक का रिप्लेसमेंट क्या है, तो याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ना, एनडीबी, जो कि ब्रिक बैंक भी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको वर्ल्ड बैंक का रिप्लेसमेंट मानते
मानते हैं आज की डेट में। और इसी के अंदर एक पर्टिकुलर और अरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं आप लोग कंटिजेंसी रिजर्व, ये बेसिकली अरेंजमेंट। तो ये बेसिकली इसको मानते हैं कि यहां पर ये आईएमएफ का, आप लोग यहां पे इसको आईएमएफ का बेसिकली इसका जो बेसिकली एक वो अल्टरनेटिव मान रहे हैं, यानी कि एनडीबी जो है वो वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव है और सीआरए कंटिजेंसी रिजर्व जो है वो आईएमएफ का अल्टरनेटिव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भी पूछ लेंगे यहाँ पर। चलिए बताइए कि एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए। चलिए आप लोगों को देखता हूँ किस किस को पता है एनडीबी का भी, और यहाँ पर एआईआईबी का, एआईआईबी की फुल फॉर्म भी बतानी है आप लोगों को, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर बताइए। तो दोनों के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, बेसिकली ये देख लिया कि क्यों यहाँ पर अभी इसके बारे में, रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली यहाँ पर। इसी के साथ में ये मुद्दे लिखने के लिए आ जाए तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी क्या होती है वो हम लोगों ने जान लिया। इसी साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हम लोगों ने जान लिया। तो इसी के अंदर 3 से 4 टॉपिक आप लोगों के कवर हो गए, और एक मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि कौन कौन सी करेंसी जो है वो यहां पर बेसिकली कितना वोटिंग राइट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। तो हो गया ना पूरा। अब यहां पर कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके से बेसिकली मैंने बोला था कि डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है कि हमारी कंट्री में अभी जो केंद्र है उसके द्वारा बोला गया है कि 60 सूत्रीय कार्य योजना तैयार किया जाएगा, ताकि यहां पर आगे चलकर चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो कार्य योजना जो रहेगी यहां पर अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग में उनको बेसिकली देखने को मिलेगी। 3 लेवल में इसको बेसिकली बनाने की कोशिश की जा रही है। समझते हैं आखिर बोला क्या गया है, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे और अच्छे से आप लोग इसको इंप्लीमेंट भी आप लोग करते हुए नजर आओगे, ठीक है। अभी देखते हैं यहां पर बेसिकली क्या किया जा रहा है। यहां पर ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव 60 पॉइंट का प्लान बनाया जा रहा है। ये एक्शन प्लान जो रहेगा 3 पॉइंट पर ये डिपेंड रहेगा। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है यहां पर, एक तरीके से कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस जो है उसको यूज करना है अच्छे लेवल पर, यानी कि आईटी का इस्तेमाल करना है। दूसरा बोला गया इंप्रूव करना है बिजनेस जो क्लाइमेट है, यानी कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं उसको इंप्रूव करना है, और अपग्रेड करना है सिविल सर्विस, ठीक है। तो सिविल सर्विस को कैसे अपग्रेड करना है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन आंसर राइटिंग में भी आप लोग इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से सुनिए। तो नीति आयोग, ये क्वेश्चन ही मैंने पूछा था अभी आप लोगों से, नीति आयोग के द्वारा बोला गया है कि भाई साहब जो टारगेट है ना गरीबी को मिटाने का, वो 5 साल के अंदर आप लोग कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का टारगेट इसको दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में याद रखिएगा कि हमारी कंट्री में फैमिली डेटाबेस डिजाइन किसके द्वारा किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहां पर ये किया जाता है। ये बिल्कुल इस तरीके से डेटा को यूज करने की कोशिश की जाती है, जैसे आधार कार्ड का डेटा होता है ना, तो आधार कार्ड का डेटा जैसे स्कीम होता है वो अलग अलग मिनिस्ट्री में अलग अलग तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड तो आप लोग का एक ही है, वही होम मिनिस्ट्री यूज कर लेगी, वही फाइनेंस मिनिस्ट्री यूज कर लेगी, वही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यूज कर लेगी। तो इस तरीके से उसी आधार को, तो उसी के बेस पर यहां पर भी आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं। जो फैमिली डेटाबेस है, अब मान लीजिए किसी को फार्मर को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यूज कर लेगी, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना है तो वो यूज कर लेगी। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मिनिस्ट्री यहां पर इसको यूज कर सकती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि इस तरीके से क्या होगा, हम लोग काफी सारी चीजों को समझ पाएंगे, और हमारी कंट्री में ये कोशिश की जा रही है कि कल्चर और टूरिज्म को भी बेसिकली बढ़ाया जाए अच्छे लेवल पर। तो 100 से 200 यानी 100 से लेकर 200 के करीब स्ट्रक्चर और साइट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर क्रिएट किए जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, ठीक है। देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, उसको बेसिकली जो यहां पर पीपी है ना, यहां पर ट्रिपल पी, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, ठीक है, और यहां पर इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो दोनों पी एक जैसे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहां पर ये अभी देखने को मिला, तो बिल्कुल जैसे सिंगापुर के तरीके से आप लोग देख रहे हैं ना चीजों को, तो उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। बेसिकली हमारी कंट्री में चीजों को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो यहां से एक तरीके से अब आईटी के बारे में बात की, पहले तो आईटी से क्या क्या फायदा उठाना है, पहला ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि यहां पर बिजनेस क्लाइमेट को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल कर आएगा सिविल सर्विस को कैसे अपग्रेड करना है, और इसी के अंदर भी अंदर से क्वेश्चन आप लोग के निकल जाएंगे। जैसे कि यहां पर प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट कि यहां पर बेसिकली कर्म योगी आप लोगों से पूछेगा मिशन कर्म योगी किससे रिलेटेड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया प्रीलिम्स के अंदर। तो बोलेगा कि यहां पर ये सेंटर के लेवल पर काम करता है, ओनली स्टेट के लेवल पर काम करता है, ठीक है। बोल देगा कुछ और स्टेटमेंट दे देगा उल्टी सीधी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के काम करेगा सिविल सर्विसेज जो हमारी कंट्री में है, तो उनकी ट्रेनिंग ऑफिसर की ढंग से होगी और उसके लिए ढांचागत विकास करेगा। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है बेसिकली उसके लिए काम करेगा ना, क्योंकि आप लोगों को पता है अब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो सिविल सर्वेंट जाते हैं, थोड़ा कि स्टेट के अंदर जाते हैं वो, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते तो हायर सिविल सर्विस जो है उसमें कैसे टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट यूज कर सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने होगी, पहला पॉइंट, ठीक है।
दूसरा इनकी परफॉर्मेंस बेस्ड वर्किंग देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्लियर किया जा रहा है कि स्पेसिफिक टारगेट जो मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट्स के होते हैं उसको कैसे लेकर चलना है। जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको मान लीजिए टारगेट दे दिया कि पीएसयू है कि इतना काम करना है, ठीक है, वो वाली चीजें, तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या करना है, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तो जीपीआर बेसिकली बोला गया है। तो बोला गया कि एवरी 10 ईयर यहां पर देखा जाएगा कि कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें हैं और उनको फिर ठीक करने की कोशिश की जाएगी, तो ताकि क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या है, यहां पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पोस्ट खाली पड़ी रहती है, चीफ जो टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर है। तो इससे क्या रहेगा कि आने वाले टाइम में ना हम लोग इनके ऊपर काम कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। बेसिकली ये रहता है कि गवर्नमेंट का जो डेटा है वो यहां पर सबके लिए एक्सेसिबल रहे। मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में कोई डेटा है, ठीक है, मान लीजिए क्या क्या इक्विपमेंट खरीद कर लेकर आए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी पहुंचना चाहिए कि हाँ, ताकि उसके हिसाब से उसको बजट एलोकेट किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा का भी डिस्ट्रीब्यूशन आराम से यहां पर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो डायरेक्ट एक टॉपिक आप लोगों का निकल जाएगा कि सिविल सर्विस में इंप्रूवमेंट करने के लिए, कहीं लिखने के लिए भी आता है और ये प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या जा रहा है कि कैसे इंप्रूव करना है बिजनेस जो क्लाइमेट है हमारे देश में। तो याद रखना, जैसे कि डूइंग अवे विद कंप्लीट, अगर बात करें यहां पर कंप्लीटली सर्टेन परमिशन, यानी कि पहले हमारे देश में अगर आप लोगों को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, काम धंधा अपना स्टार्ट करना है, दुनिया भर की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब वो रिड्यूस कर दिया काफी ज्यादा, तो रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट रिड्यूस हो गई है लगभग 10 सेक्टर में, तो बिल्कुल ही कहानी खत्म कर दिया बहुत सारी चीजों की। वियतनाम और इंडोनेशिया में ऐसा होता है, इसलिए वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ा और रिसेंटली बहुत सारी कंपनी वियतनाम में काम कर रही है आज के डेट में। तो हम अपने लेवल पर काम करें तो ऑटोमेटिक जो क्लियरेंस यहां पर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री के चक्कर आप लोगों को लगाने पड़ रहे हैं, तो ये आसानी हो जा रही है। तो ये इंक्लूड किया जा रहा है। सिंगल पॉइंट एक्सेस ऑल गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि सिंगल पॉइंट पर सारी गवर्नमेंट की सर्विस मिल जा रही है, ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है यहां पर, ठीक है। लैंड एक्वाइजेशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है उसके ऊपर बात की जा रही है। तो स्टेट को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, क्योंकि लैंड एक्वाइजेशन जो है, यानी कि लैंड जो है वो राज्य गवर्नमेंट के अंदर आता है। जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा संविधान के अंदर में। और जहां पे भी मैं देखिए पॉलिटी बोलता हूं ना, कोई भी नया बच्चा आता है तो वो पॉलिटी के लेक्चर देख सकता है, सारी पॉलिटी बेसिकली आप लोगों को पढ़ा रखी है, ठीक है। चैनल पे जाके देख लेना, टेलीग्राम पर भी इवन ऊपर ही मैंने मेंशन कर रखा है, वहां पर जब जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। तो कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना है, तो मॉनिटर करना है जो भी स्टार्टअप यहां पर चल रहे हैं, स्किल प्रोग्राम आप लोगों को चलाने उसके ऊपर काम करना है। इसी के साथ में यहां पर यूजिंग बेसिकली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की जा रही है। तो यहां पर ताकि अपनी कंट्री में हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके कहां कहां पर हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या होगा, जॉब भी बढ़ेगी और अपना ट्रेड भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से कई सारी कंट्री के साथ में अच्छे से हम लोग नेगोशिएशन भी करेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है यहां पर, तो काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दे आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आते हैं। और नेक्स्ट क्या बोला गया, टेक्नोलॉजी का यूज करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोशिश कर रही है कि डिजिटल डिवाइड को कम करें। डिजिटल डिवाइड मतलब आज की डेट में भी लोग ऐसे हैं जो कि ऐप यूज करना जानते नहीं, उनके घर में फोन खटके वाला है आज के डेट में, वो कैसे काम करेंगे, तो उनके लिए काम करना है। तो उसके चलते आप लोगों को बेसिकली इसको किस तरीके से हम लोगों को इसके ऊपर काम करना है वो देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले जाएगा आप लोगों से। बोला जाएगा कि डिजिटलाइज करना है लैंड रिकॉर्ड को, तो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है, कब तक करना है, 2023 तक करना है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा सेंट्रल डेटाबेस तैयार करना है, और इसका नाम दिया गया, मैंने बोला बड़ा प्यारा नाम दिया गया है, तो ये यहां पर बेसिकली मातृभूमि, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो मातृभूमि नाम दिया गया, ये दिया गया कि डिजिटलाइज करना है यहां पर जो भी लैंड रिकॉर्ड है, तो उसके नाम पर ये नाम दिया गया है, तो इसलिए मुझे बड़ा प्यारा लगा ये। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में इंटीग्रेशन विद द ई कोड, यानी कि जो ई कोड होते हैं ऑनलाइन जो सिस्टम आप प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि अगर कोई ऐसा इंसान है जो काफी दूर से आता है, उसको काम नहीं मिल, उसको एक तरीके कोर्ट में नहीं जा पा रहा है, तो आसान से इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर काम कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ में सिटीजनशिप जो है यहाँ पर वो लिंक की जाएगी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में, ताकि यहाँ पर आसानी से चीजों को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अपने देश का सिटीजन ये है और वो सब चीजें, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जो यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बता दिए मैंने, और क्या क्या चीजें बन सकती है आप लोगों से, और बेसिकली कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो गया ना पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर। आगे बढ़ता हूं, बड़ी ही प्यारी न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली ये जीएस पेपर 3 में आप लोगों का जो इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है, उसमें आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली अभी क्या हुआ है, चाइना जो कि वर्ल्ड में एक अच्छी खासी बढ़ती हुई इकोनॉमी मानी जाती है, तो चाइना में अभी नेशनल जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके द्वारा ये बोला गया है कि 3rd क्वार्टर में इनका जो जीडीपी है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो स्लो हो जाएगा 4.9%, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होने वाली है। आप लोग बोलोगे यार अभी तो कोविड-19 के बाद में तो बड़ी अच्छी ग्रोथ चली थी इनकी, एकदम से स्लो कहां से हो जाएगी इनकी ग्रोथ। तो अगर उसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। पर्टिकुलर कंसर्न का रीजन क्या यहां से निकल के रहा है, ठीक है। तो चाइना की इकोनॉमी अगर यहां पर स्लो चल रही है, तो देखिए हमारे देश के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बड़ी बेहतरीन जो कंट्री है, जिनका काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था है बड़े वाली, अगर उनकी इकोनॉमी में कोई डाउन हो रहा है, तो हमारे देश पर आप लोगों को उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो ये याद रखिएगा। रीजन क्या है? रीजन यहां पर चाइना जो है वो एक तरीके से कोविड-19 के बाद में काफी अच्छे से रिवाइव करी, पर लेकिन उसके बाद में कोयले का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज काफी ज्यादा देखने को मिली। और एक तो ये मुद्दा रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बोला जा रहा है रियल इस्टेट सेक्टर, यानी कि जो नहीं था घर वगैरह बनाना, वो सारी चीजें। तो इसमें चाइना की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। बेसिकली इसमें अभी काफी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिले। क्राइसिस मतलब एक तरीके से ऐसा बोलो कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ा बैंक है, और वो बैंक जो है वो एक तरीके से बर्बाद हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं। तो इसको यहां पर जो इसमें अभी जो बर्बादी देखने को मिली, वो पूरी चाइना के ऊपर इंपैक्ट पड़ा इसका। इसने पूरी चाइना की जो इकोनॉमी घुमाकर इसने रख दिया, इसको बुलाया है एवरग्रैंड क्राइसिस। तो एवरग्रैंड क्राइसिस बेसिकली इसको बुलाया रहा है। एवरग्रैंड जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिला। यहाँ पर लिक्विडिटी मतलब पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी, चाइनीज जो प्रॉपर्टी डेवलपर है जिसका नाम है एवरग्रैंड ग्रुप, तो एवरग्रैंड ग्रुप के अंदर यहाँ पर ये क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो गई। अब आप लोग यहाँ पर अगर देख पा रहे हो, देखिए होता क्या है नॉर्मली, जब कोई एक सेक्टर गिरता है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर गिरना स्टार्ट हो गया, तो कास्केडिंग इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कास्केडिंग का मतलब समझते हैं ना? कास्केडिंग का मतलब होता है कि एक डूब गया, उसके चलते चलते अब दूसरे भी सेक्टर आप लोगों को डूबते हुए नजर आएंगे। तो मान लीजिए ये डूब गया तो ये दूसरे को ले डूबेगा, ये तीसरे को ले डूबेगा, चौथे को ले डूबेगा। ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए 4 साइकिल खड़ी है यहाँ पे लाइन में, ठीक है, इस तरीके से 4 साइकिल खड़ी है। एक को अगर हल्का सा हाथ लगे, इसके ऊपर गिरी, इसके ऊपर गिरी, इसके ऊपर गिरी, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कास्केडिंग इंपैक्ट काफी ज्यादा निकल कर आता है। एक सेक्टर बर्बाद हो, दूसरा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। तो ये दिक्कतें देखने को मिली। तो ये बोला जा रहा था कि यहाँ पर जो एवरग्रांड है, यहाँ पर ये पोस्ट पेंडेमिक चाइनीज इकोनॉमी को काफी अच्छे लेवल पर लेकर चल रहा था। पर लेकिन रिसेंटली हुआ क्या, चाइना की जो बेसिकली जो मार्केट है उसमें यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। इसकी वजह से क्या था, रियल इस्टेट वाले जो थे वो यहाँ पर बेसिकली अभी रिसेंटली जो थे यहाँ पर ये कंडीशन ऐसी रही कि देखिए मान लीजिए घर बहुत सारे बना दिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, पर लेकिन कोई खरीदने वाला है नहीं, लोगों के पास में इतना पैसा ही नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें हो जाती है, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो वेल्थ है वो काफी कम यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आई। तो कई बार कोलैप्स हो जाती है। तो बिगेस्ट रियल इस्टेट जो कंपनी है वो कई बार ऐसे बर्बाद हो जाती है। ऐसे क्राइसिस कई सारी कंट्री में पास्ट में भी देखने को मिले। और जब ये क्राइसिस आता है, तो अगर कोई कंट्री की जीडीपी में पता चला कि 1/3 जो है वो एक ही कंपनी इतना बड़ा काम कर रही है डेवलपमेंट का, और वही कंट्री जो है वो ठप होने लगी, तो सोचिए कि क्या होगा। तो पूरी इकोनॉमी जो है वो आप लोगों को डूबती हुई नजर आएगी। तो एक तरीके से चाइना की जो इकोनॉमी है वो धड़ाम से नीचे अब पड़ने वाली है, ये बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है। हो सकता है कि दूसरे और एरिया थाम ले, पर लेकिन ये काफी बड़ा इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए, चाइना की इकोनॉमी के बारे में मैंने आप लोगों से बात करी, पर लेकिन हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ये बात को समझ में नहीं आई। यार चाइना बर्बाद हो रहा है, हमारे लिए तो खुशी की बात है, ठीक है, यानी कहने का मतलब खुशी की बात है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये नुकसान की बात है। जब हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, वो बर्बाद होने लगे, तो ये फिर नुकसान की बात हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये, जैसे कि आप लोग समझिए, आज के दिन में आप लोग अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर उनकी सैलरी बढ़ रही है तो आप लोग खुशी होगी, आप लोग भी सदाबहार तरीके से झूमेंगे क्योंकि आप लोग की पॉकेट मनी बढ़ने वाली है, ठीक है। पर लेकिन अगर उनकी सैलरी डाउन हो जा रही है, तो फिर देखिए घर में कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन आ जाए, मैं तो बोलूं अभी ना आए, पर लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे से कोरोना वायरस आ गया, अभी बहुत सारे लोगों के घर में डेथ होगी, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो ये फिर एक तरीके से आप लोग के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंपैक्ट क्या है, सबसे बड़ा तो इंपोर्ट का। अभी हमारा चाइना से काफी ह्यूज इंपोर्ट यहां पर देखने को मिलता है। इंपोर्ट मतलब सामान खरीद कर लेकर आते हैं, क्योंकि चाइना से हम लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन खरीदते हैं काफी लार्ज स्केल पर, ऑटोमोबाइल गाड़ी के जो पार्ट्स हो गए, ठीक है, वो खरीद कर लेकर आते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, बेसिकली फोन वगैरह और इन सब चीजों से रिलेटेड। इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। इसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो दवाई आप लोग बनाते हैं ना, उस दवाई में जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि दवाई के अंदर कैप्सूलों का भी खोल के देखना, जब कैप्सूल होता है ना, ये इस तरीके का जो कैप्सूल होता है आप लोगों का, ठीक है, हालांकि ऐसा होता है वो कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें यहां पर देखो तो जॉइंट होता है, उसको खोलोगे ना, उसके अंदर बुरूदा सा निकलेगा आप लोगों का किसी न किसी तरीके का। तो ये होते हैं एपीआईज, जिनको मिक्स कर बनाए जाते हैं। गोली होगी जो आप लोगों की, वो बेसिकली एपीआईज की बनी होती है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। मैक्सिमम ये चाइना से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर हमको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे हम लोग अपनी मेडिसिन बनाएंगे। और हमारा देश जो है मेडिसिन बनाने के फील्ड में, आप लोगों को पता है कि दुनिया में कितने नंबर, हमारी कंट्री जो है दुनिया में टॉप नंबर पर आती है। अभी कोरोना वायरस की दवाई बनाने में देखा आप लोगों ने। तो हम लोग जेनरिक दवाई बनाते हैं। जेनरिक दवाई क्या होती है, जब किसी का पेटेंट खत्म हो जाता है, किसी दवाई का लगभग 18 से 20 साल पेटेंट रहा, पेटेंट खत्म हो गया, अब उसकी जेनरिक दवाई बनानी है कि वही जो दवाई है जो पहले यहाँ पर 1.5 लाख की कोई बेच रहा था, वही दवाई जो है अब आप लोगों को यहाँ पर ये लगभग 15,000 की मिल जाएगी। तो इतना सस्ता यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जेनरिक कंपोनेंट उसके अंदर यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसकी में कोई कमी है, पर हाँ ये है कि जो रॉयल्टी जा रही थी ना, फालतू के
के पैसे खा रहे थे। आईफोन बनाने में क्या लगता है आप लोगों को, जो 1.5 लाख रुपए के आईफोन बेच रहे हैं, मैक्सिमम आप लोगों को ये 2,500-3,000 4,000 रुपए में बन जाते हैं। पर लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो सिक्योरिटी है, वो वाली चीजें रहती है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो यानी कि वो वाली चीजें हैं। अगर बात करें तो एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पर जो चाइना को होता है वो खासकर ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। आयरन ओर मतलब कच्चा लोहा, फिर चाइना में जाता है तो फिनिश प्रोडक्ट बन के फिर आता है अलग अलग कंट्री से। ठीक है, तो वो काफी डिप होने वाला है हमारी कंट्री का आयरन ओर। देखिए हमारी कंट्री में दिक्कत रहती है, हम ना मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, तो इसलिए रॉ मटेरियल बेचते हैं और फिर बना बना सामान लेकर आते हैं। आज की डेट में अंग्रेजों वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो बात की जा रही है आउटफ्लो जो हो रहा है यहां पर, यानी कि स्लो चाइनीज अगर इकोनॉमी हो रही है तो हमारी कंट्री में जो चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था अब वो भी वापस जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी देश में बर्बादी हो रही है, तो पहले नहीं अपने घर को बचाएंगे कि यहां पर आएंगे वो। ठीक है, तो इंडिया जो है आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। पर लेकिन अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें, चाइना डूब रहा है, क्यों ना हम लोग अपनी कंट्री के अंदर अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना ले, क्योंकि वहां पर डूब रहा है तो कंपनी भी भागेगी निकल कर। तो हम लोग कंपनी के लिए ऐसा लुभावना एक तरीके से माहौल बनाएं ताकि कंपनी हमारे देश में आने लगे, तो वो भी एक फायदा देखने को मिलेगा। तो अगर लिखने के लिए भी कुछ आ जाए तो आप लोग इसको पॉइंट को इंपॉर्टेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग चाह रहे हैं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए तो हम लोग काम भी करें, जैसे कि प्रगति स्कीम अभी हम लोगों ने यहां पर लेकर आए। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था प्रगति स्कीम के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यहां पर ढांचागत विकास आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी कि प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है बहुत सारे प्रोजेक्ट को। ठीक है, ताकि प्राइवेट के हाथ में जाए। इवन यहां पर हम लोगों ने पूरा प्राइवेटाइज कर दिया एयर इंडिया को, आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, लेबर कोड चेंज किए गए, पहले 40 से ज्यादा हमारी कंट्री में और भी ज्यादा थे बल्कि लेबर कोड, अब उनको घटाकर 4 के अंदर हम लोगों ने समेट दिया। आत्मनिर्भर भारत स्कीम हम लोग लेकर आए, अपने ही देश में कई सारे लोगों पर हम लोगों ने कई सारी चीजों पर फोकस किया। ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम हम लोग लेकर आए, ताकि कोई हमारी कंट्री में आकर अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेगा तो हम लोग उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या डिस्कस किया इस टॉपिक के अंदर में, तो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या डिस्कस किया, तो चाइना के अंदर क्या क्या दिक्कत पड़ रही है, इंडिया के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, एवरग्रांड क्राइसिस क्या है इसके बारे में जाना, कास्केडिंग इंपैक्ट क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट हो रहे हैं जहां पर इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, इंडिया इसको कैसे ले सकता है और क्या क्या रिफॉर्म इंडिया के अंदर में है। ठीक है, तो हर तरीके से मैंने आप लोगों को यहां पर चीजें बता दी। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला है वो बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इवन प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी और इवन इंटरव्यू के अंदर भी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर PMI के बेस पर आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जैसे हमारी कंट्री में IMD है ना, हमारी कंट्री में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये, उसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसको बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, हिंदी में अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं। इसके द्वारा ये बोला गया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में आने वाले टाइम में जो ग्लेशियर हैं वो खत्म होने वाले हैं। तो ये है क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों के सामने, ये बेसिकली क्वेश्चन का ये बेसिकली न्यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ग्लेशियर क्या होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, आप लोग देख पाए कि जैसे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा बर्फ क्या है यहाँ पर पिघल रहा है और पिघल के बाद में इस तरीके से फिसलना स्टार्ट हो गया, तो नॉर्मली इसको ग्लेशियर आप लोग बोलते हैं। अगर बात किया जाए तो इसको कई बार रिवर ऑफ आइस भी आप लोग बोलते हैं। रिवर ऑफ आइस अगर आप लोगों से कोई पूछे तो वो ग्लेशियर को ही बोलते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं GLACE, ग्लेस। ठीक है, तो ग्लेस शब्द किसका है, ये फ्रांस का है, तो इसमें से ग्लेशियर को निकाल कर लेकर आया गया। यानी कि इसका मतलब होता है, ग्लेस का मतलब होता है आइस, यानी कि आइस। ठीक है, तो आइस का चलना, तो इसको ग्लेशियर बोला गया बेसिकली। तो ग्लेशियर जो है ये ह्यूज बेसिकली आइस के बड़े बड़े आप लोग एक तरीके से बहता हुआ एक ह्यूज एक नदी की तरीके से बोला, रिवर की तरीके से बोला गया। तो ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ग्लेशियर क्या होता है बेसिकली, तो ये ग्लेस शब्द आ गया, इससे यहां पर आइस आ गया, तो इसको आप लोग ग्लेशियर बोल देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मली दो तरीके का होता है, एक तो आप लोगों ने देखा है कि ये वाला ग्लेशियर पिघल रहा है। ठीक है, एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा अल्पाइन, वर्ड सुना आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ALPINE, अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन का मतलब होता है ऊंचे पहाड़, तो ऊंचे पहाड़ों से माउंटेन से आता हुआ ग्लेशियर। ठीक है, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरा होता है आइस सीट, यानी कि जो समुद्र के ऊपर होता है ना, समुद्र के ऊपर एक बर्फ की परत जम जाती है, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली जो ग्लेशियर है बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप लोग जाओगे, ये अपनी प्यारी कंट्री हो गई, अगर अफ्रीका के अंदर जाओगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बोला जा रहा है कि कई सारे जो ग्लेशियर है ना वो अभी यहां पर पिघलने वाले हैं, और WMO के द्वारा बोला गया कि आने वाले 2 डिकेड में, 2 दशक में काफी सारे ग्लेशियर जो है पीछे हट रहे हैं, यानी कि पिघल रहे हैं। और इसी के साथ में 2040 तक का बोला जा रहा है कि डी ग्लेशिएशन, यानी कि आप लोगों को बर्फ भी वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। 3 माउंटेन जो बेसिकली बोली गई है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा, मैच करने के लिए आते हैं स्टेट पीसीएस के अंदर में डायरेक्ट बोला जाएगा, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा
कि मैच करो इनको। तो यहाँ पर माउंटेन किलिमंजारो कहां पर है, ये तंजानिया के अंदर में है। माउंटेन जो यहाँ पर माउंट कीनिया के अंदर हो गया, डायरेक्ट आप लोगों से देख सकते हैं। कई बार तो नाम से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से है, ठीक है। तो रुवेंजोरी माउंटेन कहां पर है, ये युगांडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं ये किलिमंजारो आप लोग यहां पर देख रही है। और एक मूवी है बेसिकली रजनीकांत की, उसमें जो बेसिकली ऐश्वर्या राय भी है, मूवी रोबोट है ना शायद, हाँ रोबोट ही तो है। उसके अंदर एक किलिमंजारो बेसिकली जो पर्वत है ना, उसके ऊपर गाना भी इनके द्वारा शूट किया गया है। तो वहां से मुझे कई बार ये याद रह जाता है। इस वाली पिक्चर को आप लोग देखते हैं, ये हो गया यहाँ पर माउंट केनिया, ये हो गया किलिमंजारो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कई सारी और माउंटेन के यहाँ पर नाम देखे तो अफ्रीका के अंदर में, तो ये युगांडा हो गया, ये कीनिया हो गया, ये तंजानिया हो गया, ये रवांडा हो गया, ये कोंगो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कैमरून यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये मोरक्को हो गया। तो अलग अलग कई सारी और भी माउंटेन के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। तो थोड़ा सा जाकर इसके ऊपर आप लोग नजर जरूर डालना, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो ये जो माउंटेन है, ये बोला जा रहा है कि काफी लार्ज स्केल पर डिसअपियर हो रहा है यहाँ पर बर्फ, और आने वाले टाइम में और भी डिसअपियर यहां से हो जाएगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा शिकार हो रहा है। मेडागास्कर में फेमिन लाइक यानी कि सूखे वाली सिचुएशन पड़ रही है आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की वजह से। और कई सारे पार्ट जो है साउथ सुडान के, वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, वर्ष फ्लड आ रही है, वहां पर बाढ़ आ रही है। तो कंडीशन क्या है, कहीं पर आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है, तो कहीं पर सूखा देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा, अगर अपनी कंट्री कंपेयर में देखेंगे, अपनी प्यारी कंट्री है, और यहां से अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आएंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है साउथ सुडान, ठीक है। ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा सुडान। तो सुडान में से साउथ सुडान को 2011 में अलग किया गया था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग अपनी कंट्री बोल सकते हैं तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से 2014 में। तो आज की डेट में हम लोग साउथ सुडान के बारे में बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। कहीं पर बाढ़ आ रही है, तो कहीं पर आप लोगों को यहाँ पर सूखा देखने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन क्लाइमेट चेंज की वजह से उभर कर आ रही है। तो जो डी ग्लेशिएशन हो रहा है, अगर इसके बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने बताया कि यहां पर एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेंपरेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है CO2, ठीक है। CH4 यानी कि मेथेन निकल कर आ रही है। और आप लोगों को पता है CH4 जो है वो 80 गुना ज्यादा इंपैक्ट डालती है कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है उसके कंपेयर में, ठीक है। काफी प्लेनेट को काफी गर्म कर देती है। अगर बात करें ओशन जो होते हैं वो गर्म हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर बात करें ओशन एब्जॉर्ब करते हैं जो अर्थ की गर्मी है, तो 90% ओशन बेसिकली गर्म होते हैं। तो वो गर्म होते हैं जो जहां पर बर्फ पिघलता है वहां पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद में काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ग्रीन हाउस गैस निकली, तो ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट हो गए। उसकी वजह से यहां पर ये इंपैक्ट आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अफ्रीका के बारे में बेसिकली यहां पर बात की जा रही है। अच्छा, अफ्रीका में टोटल पता है आप लोग कितनी कंट्री है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल कितनी कंट्री है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊंगा कि एशिया के अंदर कितनी कंट्री है, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो। एशिया के अंदर टोटल मिलाकर 48 कंट्री हैं, अगर यूनाइटेड नेशन के हिसाब से हम लोग चलें। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर लेकिन कभी कभी बोल देते हैं कि यहाँ पर 49 कंट्री है, अगर रसिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हम लोग, ठीक है, तो फिर 49 बन जाती है। पर लेकिन रसिया जो है हम लोग उसको एशिया में इंक्लूड क्यों नहीं करते कई बार? क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है रसिया की वो यूरोप में आती है, यानी कि जमीन तो आती है मैक्सिमम रसिया की इंडिया के अंदर में, इंडिया बोल रहा हूँ सॉरी, एशिया के अंदर में और यहाँ पर पॉपुलेशन आती है यूरोप के अंदर में। तो ये दिक्कत आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, जिसके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। बात की जा रही है उज्ज्वला जो 2.0। अभी ये स्कीम यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। इसका दूसरा नाम आप लोगों को देखने को मिल जाता है प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना, PMUY भी अगर आप लोगों से कोई बोलते हैं। तो ये क्या करती है कि प्रोवाइड करेगी मैक्सिमम बेनिफिट जो माइग्रेंट होते हैं, खासकर उनको। अदर स्टेट में अगर कोई जा रहा है, ठीक है, तो जाके एड्रेस प्रूफ नहीं मिल पाता है, तो अब बोला गया कि यहाँ पर इसकी हेल्प से यहाँ पर उनको भी फैसिलिटी यहाँ पर बेसिकली मिल पाएगी। तो 1600 करोड़ रुपए यहाँ पर LPG कनेक्शन, 1600 रुपए यहाँ पर LPG कनेक्शन के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे है, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। एडिशनल 10 मिलियन LPG कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में यहाँ पर ये आती है। लॉन्च इसको कब किया गया था? लॉन्च किया गया था इसको 2016 के अंदर में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि एक टॉपिक हो जाएगा आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ में, तो इसको आप लोग देखिए। यहां पर बोली जा रही है कि यहाँ पर E100 के बारे में बात की जा रही है। तो E100 किससे रिलेटेड है यहाँ पर? ये तो ये एथेनॉल से रिलेटेड है, और एथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में बेसिकली बात करें तो आंसर तो ये हो गया। अब कुछ और बातें, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर बोला गया E100 जो पायलट प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया था ये आप लोग को बताना है।
तो ये बेसिकली पुणे के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला जब ये लॉन्च किया गया। यार देखना, जब डिटेल में चीजें पढ़ाता हूँ ना, तो देखो आप लोगों को पता है वीडियो ना थोड़ी लंबी हो जाती है, तो फिर इसको मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक पोर्शन ही बहुत सारा कवर करा रहा हूँ ना साथ साथ में, तो फिर आप लोग इसको ये मत देखो कि करंट की वीडियो होगी, फिर कई सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं, ठीक है, कि ये तो यार क्या हो गया इस तरीके से, तो ऐसे मत देखना फिर इसको, ठीक है। E100 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पर अगर बात करें इसके साथ में, तो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। एम क्या है यहाँ पर एक तरीके से कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एथेनॉल का बढ़ाना है यहाँ पर। तो एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा। E100 का मतलब क्या है कि 100% एथेनॉल यूज करना है आप लोगों को। तो अभी यहाँ पर E100 जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया पुणे के अंदर में, तो इसमें टीवीएस की जो अपाचे बाइक नहीं आती है, उसमें बेसिकली जो टू व्हीलर बाइक है उसमें E80 या फिर प्योर एथेनॉल यूज करने की बात की गई, उसकी वजह से बोला गया आने वाले टाइम में इसको यूज करना है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर बात करती है 25 तक हम लोगों ने क्या करना है, E20 लेकर जाना है। पहले यहां पर 2030 तक रखा गया था कि E20 यानी कि एथेनॉल 20% लेकर जाना है। प्रेजेंट टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 8.5% के करीब एथेनॉल यूज कर रहे हैं। 2025 तक का इसको 20% हम लोग को ब्लेंड करना है। तो मतलब क्या होगा, 80% हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से आज के डेट में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है। सोचिए 20% और हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तो लगभग 60% ही हम लोगों को यहां से बाहर से खरीदना पड़ेगा, ऐसा सोच सकते हैं। यानी कि बाहर की कंट्री पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो आप लोगों को कम होती हुई नजर आएगी। है नहीं इंपॉर्टेंट बात? तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, इसके बाद में हम लोगों ने ये बेसिकली एक टॉपिक और किया यहाँ पर, जो कि इथेनॉल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट डे देखे, एक तो यहाँ पर यूएन डे था और दूसरा यहाँ पर डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के बारे में बात करी। तो दो इंपॉर्टेंट डे आप लोग कवर हो गए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बात की, यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने बात की यहाँ पर बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, और यहाँ पर ये भी देखा क्या क्या कोटा वगैरह है वो याद रखना, क्या क्या रिफॉर्म किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। पीपीपी क्या होता है इसके बारे में आप लोगों से बात की, और साथ ही साथ में फॉरेन जो यहाँ पर रिजर्व है, ये एक्सचेंज रिजर्व है, ये भी करा दिया। यानी कि लगभग 4 टॉपिक हम लोगों ने यहां पर ये कवर कर लिए। इसी के साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट यहां पर बात की कि हम लोगों ने किस तरीके से आज की डेट में अपनी कंट्री में क्या क्या चीजें हम लोगों को लेकर चलनी है। तो 3 पॉइंट पर फोकस किया गया यहां पर कि कैसे सिविल सर्विसेज और कैसे टेक्नोलॉजी और कैसे हम लोग यहां पर बेसिकली यहाँ पर जो इनोवेशन ये बेसिकली लेकर आना है बिजनेस के फील्ड में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग के पॉइंट से याद रखते हैं। चाइना के अंदर क्या चल रहा है वो हम लोगों ने समझा, ठीक है। इसी के साथ में कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें कुछ इसके बारे में याद रखिए, क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया, ग्लेशियर फ्रांस से लिया गया शब्द, कौन सा याद रखना भूलना नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो ग्लेशियर के बारे में समझा। 3 माउंटेन रेंज के बारे में आप लोगों से बात की, कहां पर पाई जाती है, तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो डिटेल में हम लोगों ने बात की, और इन्वायरमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी हम लोगों ने यहां पर समझा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्री है बताना है, और एशिया के अंदर कितनी है और क्या क्या है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या की, एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात की, जो कि उज्ज्वला योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है, और 2016 में इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पर क्या थीम है, यहाँ पर यूएन के डे के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये डिसकंटिन्यू की गई है, किसके द्वारा, और पोवर्टी इरेडिकेशन के बारे में बात की गई हम लोगों ने, किसके द्वारा बोली गई है, कौन सी मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर ये बेसिकली बोल रही है कि रेजिडेंशियल जो है स्लम को खत्म किया जाएगा, ठीक है। फैमिली डेटाबेस डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया जाता है ये आप लोग को बताना है। डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की, रिकॉर्ड को कब तक करने की बात की जा रही है, और स्कीम का नाम क्या है ये बताना है आप लोग को, ठीक है। इसी के साथ में एवरग्रांड ग्रुप जो है वो किस देश का है ये बताना है। अफ्रीका के अंदर ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, किसके द्वारा बोला गया है, और कब तक खत्म होने की बात ये की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देना, ठीक है। आगे चलता हूं, थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लिया करो, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अगर कार्बन रिपोर्ट के एमिशन के हिसाब से आप लोग बात करते हैं, तो बोला यहां पर क्या गया है, बोला ये गया कि यहां पर बेसिकली कि 2100 तक यहां पर बेसिकली समर आइस कैप यहां पर डिसअपीयर हो जाएगी। कहां पर, तो ये भी मैंने आप लोगों को देखो अलग अलग एरिया में इंपैक्ट, अभी अफ्रीका के अंदर देखा और यहां पर हम लोगों ने देखा था, ये कहां पर देखा था ये बताइए, अभी डिस्कस करूंगा। पेंगुइन कहां पर पाई जाती है और पोलर बियर कहां पर पाई जाती है बताना है। इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर ये बताना है, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया के अंदर बात करें तो आप लोग यहां पर ये कौन सी पोजीशन पर हम लोग आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में। वीडियो को पॉज कर आंसर दे दिया करो अच्छे से, हापर तापर में आंसर नहीं देने, ठीक है। तो अच्छे से आंसर दिया करो। इसी के साथ में बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, ठीक है। इसी के साथ में बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो फर्स्ट यहां पर श्रीलंका के अंदर आप लोग यहां पर ये देखने को मिला, किसके द्वारा सपोर्ट किया गया। साइके मिशन किसका था ये आप लोगों को बताना था। मिशन शक्ति के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो एसेट क्या था और ये डीआरडीओ के साथ मिलकर किसके द्वारा काम किया गया था ये भी बताना था।
तो यहां पर अगर बात करते हैं तो कार्बन एमिशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिक ओशन जो होता है, आर्टिक मतलब जो नॉर्थ बेसिकली पोल होता है पृथ्वी का, उस पे बोला जा रहा है कि 2100 तक यहां पर जो है वो बर्फ सर्दियों में जो गर्मियों में जो है वो डिसअपियर इनकी खत्म हो जाया करेगी। पेंगुइन जो होता है वो अंटार्कटिका इनके साउथ में पाया जाता है, और जो आर्टिक ओशन नॉर्थ पर आप लोगों को पोलर देखने को मिलेगा बियर, ठीक है। तो ये याद रखते हैं। इंडिया की जो रैंक है वो 71वीं है, इनके 71 है फूड जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर में, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी 101 पोजीशन है। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट और इसी के साथ में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और वर्ल्ड बैंक ग्रुप यहाँ पर मिलकर काम करे, जिसके बारे में डिस्कस भी किया अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। मौर्यन एम्पायर जो अशोक थे उनके द्वारा अपने बच्चों को बेसिकली भेजा गया श्रीलंका में बुद्धिज्म को फहराने के लिए, ठीक है। साइके ये बेसिकली प्रोजेक्ट है नासा का, और मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसके ऊपर ये स्टडी करने वाला है। एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में हम लोगों ने बात की, मिशन शक्ति के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी है कि मिशन शक्ति के बारे में मैंने पूछा था, आप लोगों को ये बताना है कितनी कंट्री ऐसी जिनके पास में एंटी सैटेलाइट आज के डेट में ये है, ये आप लोग बताइए, ठीक है। जॉइंट प्रोग्राम जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, और इसी के साथ में स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये बेसिकली प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था बेसिकली, ठीक है। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा, इसको आप लोग कितना बेसिकली यहाँ पर बताएंगे, कितना आप लोग 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे ये जरूर बताएगा, और इसी के साथ में लाइक या डिसलाइक जरूर किया करो यार, इससे बेसिकली काफी ज्यादा मुझे पता चलता रहता है कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाना, जितने ज्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुंचेगा उतना ही लार्ज स्केल पर, इससे और अच्छे लेवल पर आप लोगों को प्रोडक्टिविटीज की बढ़ती हुई नजर आती रहेगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ये आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोगों का क्यों ना हो। और खासकर जो फोकस मैं भी देकर चल रहा हूं डिटेल में न्यूज, वो इसलिए है क्योंकि न्यूज से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही जगह सारे टॉपिक आप लोग के अच्छे से कवर होते चले जाएंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो जरूर बताना। इसी के साथ में बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।